हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। आज हम लोग चर्चा करेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के एक सामान्य परिचय के संदर्भ में। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 संपत्ति अंतरण के बारे में प्रावधान करता है, जिसमें पक्षकारों के कार्य के द्वारा जीवित व्यक्तियों के लिए संपत्ति के अंतरण का प्रावधान किया गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम को 17 फरवरी 1882 को गवर्नर जनरल के अनुमति प्राप्त हुई। 1 जुलाई 1882 से संपत्ति अंतरण अधिनियम को लागू किया गया। संपत्ति अंतरण अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। इस अधिनियम का संख्यांक 4 है। संख्यांक का मतलब होता है उस वर्ष में जितने कानून बने हैं उसमें यह कानून किस नंबर पर पारित किया गया है। तो 1882 में जितने कानून बने होंगे उनमें संपत्ति अंतरण अधिनियम 4थे नंबर पर पारित किया गया। इस अधिनियम में 8 अध्याय और 137 धाराएं हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा। संपत्ति अंतरण 2 प्रकार से हो सकता है, पक्षकारों के द्वारा और विधि के द्वारा। विधि के द्वारा जैसे उत्तराधिकार, कुर्की, नीलामी, दिवालियापन इत्यादि। इन मामलों में संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू नहीं होता। वहीं दूसरी ओर पक्षकारों के द्वारा संपत्ति का अंतरण कैसे होगा, तो यहाँ पर भी हम 2 भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। पहला, जीवित व्यक्तियों के द्वारा जीवित व्यक्तियों को संपत्ति का अंतरण, और दूसरा, मृतक की संपत्ति का जीवित व्यक्तियों को अंतरण। मृतक व्यक्ति की संपत्ति का जीवित व्यक्तियों को अंतरण भी 2 प्रकार से हो सकता है। पहला, वसीयत के माध्यम से, अर्थात कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में ही अपनी संपत्ति का निर्धारण वसीयत के माध्यम से कर सकता है कि उसकी संपत्ति किसे या किनको किस मात्रा में जाएगी। लेकिन यदि व्यक्ति निर्वसीयती अर्थात बगैर वसीयत के मर जाता है तो उसकी संपत्ति भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 57 से लेकर के 191 तक प्रावधान दिए गए हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 169 के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। मुस्लिम विधि के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं, और इसी प्रकार की अन्य जो पर्सनल लॉ हैं, स्वयं विधियां हैं, उनके अंतर्गत भी प्रावधान किए गए हैं कि यदि कोई पक्षकार निर्वसीयत मर जाता है तो उसकी संपत्ति किस प्रकार से उसके उत्तराधिकारियों को जाएगी। वहीं दूसरी ओर जीवित व्यक्तियों के द्वारा जीवित व्यक्तियों को संपत्ति का जो अंतरण होगा वह किस प्रकार से होगा, तो इसको भी संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक ओर ऐसे प्रावधान जो केवल और केवल अचल संपत्ति पर
या स्थावर संपत्ति पर लागू होते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे प्रावधान जो कि चल और अचल अर्थात स्थावर और जंगम दोनों प्रकार की संपत्ति पर लागू होते हैं। जैसे अध्याय 1 के प्रावधान धारा 1 से लेकर के 4 तक, जिसमें विस्तार, प्रवर्तन, निर्वचन खंड अर्थात परिभाषाएं इत्यादि दिए गए हैं, ये चल और अचल दोनों पर लागू होते हैं। वहीं पर अध्याय 2 के अंतर्गत जो फर्स्ट पार्ट है धारा 5 से लेकर के धारा 37 तक, ये भी चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों पर लागू होता है। वहीं पर अध्याय 2 का भाग 2 जो है धारा 38 से लेकर के धारा 53A तक, यह केवल अचल संपत्ति पर ही लागू होता है। अध्याय 2 में सामान्य सिद्धांत दिए गए हैं संपत्ति अंतरण के संबंध में। वहीं अध्याय 6 के अंतर्गत एक्सचेंज या विनिमय को बताया गया है, जो कि धारा 118 से लेकर के 121 तक दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का एक्सचेंज किया जा सकता है, विनिमय किया जा सकता है। कीमत नहीं होती है वस्तु के बदले में वस्तु, हालांकि धन के बदले में धन भी हो सकता है, लेकिन वस्तु के बदले में धन नहीं होगा, क्योंकि वस्तु के बदले में यदि धन है तो वह विक्रय हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर विनिमय, दान 122 से 129 तक और अनियोज्य दावे एक्शनेबल क्लेम जो कि 130 से लेकर के 137 तक दिए गए हैं, ये केवल चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों पर ये लागू होते हैं। वहीं पर अध्याय 2 का भाग 2 38 से लेकर के धारा 53A तक जो सामान्य सिद्धांत दिए गए हैं, ये केवल स्थावर संपत्ति पर लागू होते हैं। विक्रय के प्रावधान धारा 54 से लेकर के धारा 57 तक केवल स्थावर संपत्ति के विक्रय की बात यहाँ पर की गई है। बंधक और प्रभार जो कि धारा 58 से लेकर के 104 तक दिए गए हैं, ये भी केवल स्थावर संपत्ति पर ही लागू होते हैं। पट्टा जो कि धारा 105 से लेकर के धारा 117 तक इसके प्रावधान दिए गए हैं, ये भी केवल स्थावर संपत्ति के संबंध में ही लागू होते हैं। तो ये कुछ सामान्य सी जो है तो कहना चाहिए जानकारी हमने इसमें देखी। बाकी इसके एक एक प्रावधान को लेकर के हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।